नमस्कार दोस्तों, वेल्थ टेक प्रो चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। इस वीडियो में हम 4 से 5 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो एक फॉर्मेलिटी के तौर पर हम बात करेंगे कल रात को डाउ जोन्स में हमें 221 पॉइंट की एक दमदार तेज़ी देखने को मिली और इसी बीच में हमें बहुत ही वॉलेटिलिटी देखने को मिली अमेरिकन बाज़ार में कल रात को, और हमने जैसे एक्सपेक्ट किया था वैसे ही कुछ चीज़ें देखने को मिली हमें। फर्स्ट हाफ जो था उसमें एफओएमसी मीट का आउटकम आ गया। उसमें फेड में मतलब एफओएमसी मीटिंग में जो रेट थे उसको स्टेबल रखा गया या सेम रखा गया, कोई बदलाव नहीं किया गया कि ये वेल एक्सपेक्टेड था। और कल शाम की वीडियो में हमने इसी बात का जिक्र भी किया था कि ये 95% ये चांसेस है कि रेट चेंजेस नहीं होंगे, सेम रेट रह सकते हैं, और सेम वैसे ही हुआ है दोस्तों। ये बात सबको पता थी कि यहाँ पे फर्स्ट हाफ में किसी को रिएक्शन ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। जो बेस्ट रिएक्शन था वो सेकंड हाफ में ही देखने को मिल सकता था और वो मिला भी। और जो सेकंड हाफ में जो पॉवेल जी की कमेंट्री होती है वो कुछ भी करवा सकती है पूरे वर्ल्ड के बाज़ार में या पूरे वर्ल्ड में। तो अगर उनकी कमेंट्री अगर नेगेटिव में जाती है तो अमेरिकन बाज़ार या वर्ल्ड के बाज़ार गिर जाते हैं, और उनकी कमेंट्री अगर अच्छी रही तो वर्ल्ड के सारे बाज़ार या अमेरिकन बाज़ार तेज़ी भी दिखा सकता है। तो सेकंड हाफ में पॉवेल जी ने ऐसा क्या बोल दिया कि अमेरिकन बाज़ार इतना भाग गया। तो हम लोग अगर पॉवेल जी की कमेंट्री देखें या जितने भी सवाल जवाब देखें तो उसमें एक ही लाइन में अगर बोल सकते हैं तो पॉवेल जी ने कल रात को अपनी कमेंट्री में कुछ भी नेगेटिव बात नहीं बोली है। इसी वजह से ये बाज़ार हमें भागते हुए दिखा है। इससे पहले पॉवेल जी ने जितने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं फेड मीटिंग के बाद में उसमें ज़्यादातर नेगेटिव पॉइंट बोला है, लेकिन ये कोई जानबूझ के नेगेटिव पॉइंट नहीं बोलता है। जो एक्चुअल में परिस्थिति है या परिस्थितियाँ है उसी के ऊपर बात की जाती है और वो भी उसी के ऊपर ही बात करते हैं। एफओएमसी का काम या फेड का काम कोई बाज़ार को कंट्रोल करना नहीं होता है, तो उनका काम इन्फ्लेशन को या महंगाई को कंट्रोल करना होता है। कल रात में जो भी कमेंट्री हुई है उसमें उस पॉलिसी में कोई भी नेगेटिव कमेंट्री नहीं हुई है। उन्होंने ये बात नहीं बोली कि फ्यूचर में हम रेट हाइक करेंगे, लेकिन ये ज़रूर बोला है कि डेटा के ऊपर हमारा लुक रहेगा, मतलब हम डेटा के ऊपर हमारा ध्यान रहेगा। और इसके बाद में जो हमें नेक्स्ट मंथ में दिसंबर में जो एफओएमसी की बैठक देखने वाली है या देखेंगे हम लोग दिसंबर में, उसमें जॉबलेस क्लेम का जो डेटा आएगा वो भी उसमें आएगा और इन्फ्लेशन का डेटा भी उसमें आएगा। अगर इस बार का इन्फ्लेशन का डेटा अगर अच्छा आया तो सारे वर्ल्ड के बाज़ार या अमेरिकन बाज़ार बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लेके आगे बढ़ सकते हैं। बाज़ार ये सोच के चलेंगे कि रेट को यहाँ पे स्टॉप करेंगे। और शेयर बाज़ार है तो कुछ भी न्यूज़ आ सकती है। यहाँ पे अगर अच्छा डेटा आएगा तो बाज़ार भागेगा, लेकिन कल को अगर इजराइल पैलेस्टाइन न्यूज़ की वजह से वहाँ पे कोई तीसरी पार्टी उसमें युद्ध में कूद गई तो वहाँ से भी नेगेटिव न्यूज़ आ सकती है। तो दोस्तों, बाज़ार और दुनिया ऐसे ही चलती है, तो फ्यूचर किसने तो देखा नहीं है, और उसी हिसाब से मिस्टर पॉवेल जी भी अपने डिसीजंस लेते होंगे। ओवरऑल पॉवेल जी की कमेंट्री नेगेटिव में नहीं रही, यही एक बड़ा पॉइंट है। आज के दिन डाउ जोन्स कैसा रहेगा वो देख ही लेंगे। और नेक्स्ट अगर बात करें तो IRFC, पहले इस कंपनी में बाज़ार को किसी को इंटरेस्ट नहीं था, बाद में अभी कंपनी ने अच्छे रिटर्न दिए हैं। तो IRFC ने आज बाज़ार क्लोज हो जाने के बाद अपने नंबर्स दिखाए हैं Q2 के। तो चलिए देखते हैं कि IRFC के नंबर्स कैसे रहे। तो सबसे पहले हम नंबर्स पे आ गए हैं, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कंपनी ने कहा था कि हम डिविडेंड देंगे, तो कितने रुपए का डिविडेंड दिया है। 80 पैसे का कंपनी ने IRFC ने डिविडेंड दिया है। तो IRFC के नंबर देख लेते हैं। तो सितंबर Q2 सितंबर, तो Q2 में IRFC ने 67,000 का इनकम जनरेट किया है। लास्ट क्वार्टर में कितना था? 64,000। लास्ट ईयर में सेम क्वार्टर में कितना था? तो लास्ट ईयर में था 58,000। ठीक है दोस्तों, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन रेलवेज के लिए जितने बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स बनते रहेंगे उतना ही इनका इनकम बढ़ता ही रहेगा दोस्तों। तो इतना कमाने के लिए कंपनी ने कितना एक्सपेंसेस किया है? 52, 51, 40। तो इनकम माइनस एक्सपेंसेस देखेंगे तो प्रॉफिट या लॉस दिखेगा। तो चलिए चेक करते हैं। तो कंपनी प्रॉफिटेबल है 15,498। लास्ट क्वार्टर में कितना था? 15,565। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में कितना था?
17,142, मतलब 17 का 15 हो गया और 15 का 15,458 हो गया। तो दोनों ही सूरत में कंपनी ने क्वार्टरली भी और ईयरली भी लॉस ही किया है, लेकिन ये चलता ही रहता है, प्रॉफिट लॉस चलता रहता है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। शॉर्ट टर्म वालों को थोड़ी तकलीफ हो सकती है, लॉन्ग टर्म वालों का तो चलता रहता है, कोई टेंशन नहीं है। क्वार्टरली अगर देखा जाए तो फ्लैटिश डाउन है और ईयरली देखा जाए तो थोड़ा बहुत डाउन है। अगर ओवरऑल बात की जाए कंपनी की, तो कंपनी का स्ट्रक्चर अगर देखोगे फ्यूचरिस्टिक बिजनेस देखने को मिल सकता है। मतलब आप ये सोच ही सकते हो कि सरकार की जितनी भी इनकम बढ़ेगी उतना ही वो एक्सपेंशन के बारे में सोच सकते हैं या एक्सपेंशन कर सकते हैं। और हम ये कह सकते हैं यहाँ पे कि भारत को तीसरे नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बननी है, तो रेलवेज उसमें बहुत ही बड़ा योगदान दे सकता है। तो IRFC का EPS देख लेते हैं। इस Q2 में कितना है 1.20, लास्ट क्वार्टर में कितना था 1.20 और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में था 1.31। तो ईयर ऑन ईयर डाउन है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेम है। देखा जाए तो कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ही इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। अगर गवर्नमेंट ने ही हाथ खड़े कर दिए तो पूरा मार्केट ही तहस नहस देखने को मिल सकता है हमें, लेकिन इसमें NPA वगैरह कोई देखने को नहीं मिलता है हमें, और टैक्स का भी कोई प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है हमें। तो नेक्स्ट बात करें टाटा पावर की। बात करने से पहले अगर दोस्तों आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। टाटा पावर के बारे में बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कि टाटा पावर कैसी कंपनी है या इसका फ्यूचर कैसा है। तो दोस्तों टाटा पावर एक अच्छी कंपनी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आज 250 पे है तो एक साल में ये 500 का हो जाएगा, ऐसे नहीं होता है। और ये भी होता है कि आज 250 पे है, कल अगर मार्केट में करेक्शन हो गया और ये 200 पे आ गया तो ये बुरी कंपनी बन जाती है। तो ऐसा भी नहीं होता है दोस्तों। अगर आप लॉन्ग टर्म के बारे में विचार कर रहे हो तो कंपनी के बिजनेस को समझो या सोचो। कंपनी के बिजनेस के बारे में हमें ये चीज़ें सब समझनी होगी, उसके बाद ही हम कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं कि कंपनी कितना भाग रही है, कंपनी का शेयर कितना भाग रहा है। कंपनी का बिजनेस अगर फ्यूचरिस्टिक है या अच्छा है तो हम इसमें लॉन्ग टर्म के लिए विचार कर सकते हैं। कंपनी का शेयर एक झटके में नहीं चलेगा, कंपनी का शेयर धीमे धीमे करके ऊपर जाएगा, लेकिन उस हिसाब से तो कंपनी बहुत अच्छी है। अगर आपका भरोसा रिन्यूएबल सेक्टर पे, चार्जिंग सेक्टर पे, बाद में ग्रीन एनर्जी सेक्टर पे, फ्यूचरिस्टिक सेक्टर्स में अगर आपका भरोसा है तो आप इस कंपनी में जा सकते हो। लेकिन आप कुछ भी डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करके आप इसमें कोई भी बाय या सेल करो। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही हम बनाते हैं, और यही चीज़ें मार्केट को या भारत देश को अडॉप्ट करने के लिए टाइम लग सकता है या टाइम लगने वाला है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कौन सी चीज़ें ये जो ग्रीन एनर्जी हो गया, बाद में इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गया, चार्जिंग स्टेशंस हो गए, या सोलर प्लांट्स हो गए, या सोलर पावर हो गया, इन सब चीज़ों को थोड़ा टाइम लगेगा और हमें इसके लिए सोच बढ़ानी चाहिए। और वैसे ही इस स्टॉक को भी ग्रो करने के लिए टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि आज 250 का है और अगले साल 500 का बन जाएगा, ऐसे नहीं होता है। तो जैसे जैसे बिजनेस ग्रो होता है तो वैसे वैसे ही कंपनी का शेयर या अर्निंग प्राइस भी बढ़ता है। तो नेक्स्ट बात करें तो वोडाफोन आइडिया। बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कि वोडाफोन आइडिया फिर से भाग रहा है तो इसमें क्या करना चाहिए, और ये भी पूछते रहते हैं कि वोडाफोन आइडिया नेक्स्ट सुज़लॉन एनर्जी बन सकता है क्या। मतलब सुज़लॉन एनर्जी ने भी कमाल के रिटर्न दिए हैं। मैं इसके पहले भी आपको बोल चुका हूँ कि ये शेयर्स इतने नीचे क्यों है, तो इनके बिजनेसेस में कोई दम नहीं था, तो इसीलिए ये इतने नीचे है। हाँ, अगर एक चीज़ हो सकती है कि इन कंपनीज़ में कोई अगर बड़ा प्लेयर पैसा लगा दे तो इनका ठीक है। तो इन कंपनीज़ को अल्टीमेटली फाइनली क्या चीज़ चाहिए, तो फंडिंग। तो फंडिंग अगर इन कंपनीज़ को मिल जाए शॉर्ट टर्म बेसिस पे, ये भी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। बट ये जुआ खेलने के बराबर है, क्योंकि फंडिंग मिलेगा या नहीं मिलेगा ये किसी को पता नहीं होता है। सुज़लॉन एनर्जी के बारे में हम ये बात कर सकते हैं कि इसमें हम लक आजमाना चाहते हैं तो इसमें जा सकते हैं, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि इसमें बड़ा प्लेयर पैसा लगाएगा नहीं लगाएगा। बड़ा ऑर्डर मिल गया, कल के लिए ऑर्डर नहीं मिला, मतलब इस क्वार्टर में अगर बड़ा ऑर्डर मिल गया है तो इनके क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे आ जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वार्टर में अगर इनके ऑर्डर बुक में अगर कुछ नहीं रहा तो फिर रिजल्ट डाउन हो जाते हैं, फिर शेयर डाउन हो जाता है। तो यही चलते रहता है दोस्तों। कंपनी को कंटिन्यूसली ग्रोथ करने के लिए या बड़ी ग्रोथ करने के लिए कंटिन्यूसली इनके ऑर्डर बुक कंटिन्यूसली होने चाहिए या बड़े बड़े ऑर्डर्स इनके पास आने चाहिए।
तभी कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ता है या उनके बैलेंस शीट में अच्छे दिखते हैं। इन्वेस्ट कर लेते हैं और इसमें पैसा बन जाता है तो हम लोग बोल सकते हैं कि पैसा बन गया सर, लेकिन अगर नहीं बना तो क्या करेंगे? तो अल्टीमेटली लॉस ही होने वाला है इन कंपनीज़ में। और यही चीज़ आप लोगों को यहाँ पे समझ में आनी चाहिए कि कंपनी का शेयर प्राइस कितना भाग रहा है, ये नहीं देखना चाहिए। कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी का बैलेंस शीट कैसा है, कंपनी अपने रिजल्ट कैसे पेश कर रही है, ये सब चीज़ें देखनी चाहिए। कंपनी के पास फ्यूचर में कितने ऑर्डर्स है, ये सब चीज़ें देख के ही कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। और इन स्टॉक को हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि ये खबरों के ऊपर भागने वाले स्टॉक्स होते हैं, कि यहाँ पे एकदम हम ये बोल सकते हैं कि डेंजरस रिस्की स्टॉक्स बोल सकते हैं कि ये खबर अच्छी आई या मार्केट में कोई भी अच्छी फंडिंग मिल गई है तो स्टॉक रॉकेट बन जाएगा, और फिर से दूसरे दिन अगर खबर अगर झूठी निकली तो स्टॉक फिर से करेक्शन में मिल जाएगा। और हमें जब ये स्टॉक करेक्शन में मिलेगा तो हमें समझ में भी नहीं आएगा कि इसमें क्या करें। तो अल्टीमेटली एक फाइनली एक होना चाहिए कि कोई भी कंपनी में आप एंट्री करो तो उसमें कंपनी का बिजनेस समझो, उसका बैलेंस शीट देखो, सारे कंपनीज का स्टडी करके ही उसमें एंट्री लेनी चाहिए। तो दोस्तों, वोडाफोन आइडिया नेक्स्ट सुज़लॉन बनेगा या नहीं बनेगा हमें ये नहीं पता है। ये 100% लक बाय चीज़ें हैं, तो ये कोई गारंटी वाली बात नहीं होती है कि हम ये नहीं बोल सकते हैं अभी कि ये वोडाफोन आइडिया में क्या हो सकता है, ये स्टॉक क्यों भाग रहा है या क्या हो रहा है, क्योंकि इस कंपनी में कोई फंडामेंटल्स तो है ही नहीं और बैलेंस शीट में ढेर सारा कर्जा भी पड़ा हुआ है। और बिज़नेस तो हम देख ही रहे, आप भी वोडाफोन का भी यूज़ करते होंगे या मैं भी करता हूँगा, तो इनके रोज़ ही कस्टमर लूज़ होते ही जा रहे हैं और इनके कस्टमर एयरटेल के पास और जियो के पास जा रहे हैं। तो आप सोच ही सकते हो दोस्तों कि इनका बिज़नेस कैसा होगा। तो वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।